हाँ जी कह तो दिया है, जो मिठाई आपके यहाँ सबसे बढ़िया हो बस वही पैक कर दीजिए। आप 11 किलो तो चाहिए भाई साहब, बिटिया के घर जो जा रही है कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। अरे मयूर, वो अपना व्हाट्सएप खोलो तो जरा। मम्मी आप भी ना कितनी बार कहे कि व्हाट्सअप नहीं व्हाट्सएप होता है। अब तो ये लगता है कि हम लोगों से ज्यादा आप लोग यूज करते हैं। और नहीं तो क्या, तुझे तो क्या क्या कर थक गई हूँ कि एक बढ़िया सा फोन दिला दे, लेकिन नहीं, मोहल्ले की बहुओं के स्टेटस और रील देखने रोज शाम को ममता के पास जाना पड़ता है। अब अगर मेरा खुद का फोन हो, हाय मैं अपने ही घर पर ना देखूं पूरा दिन। बस आप आइए, आप सही पॉइंट पर। मैं भी सिर्फ इसलिए नहीं दिलवा रहा हूँ कि आप पूरा दिन देखोगे। अरे चल चल, अब ज्यादा बातें ना बना। व्हाट्सएप देखो, वो विमला मौसी ने फोटो भेजी है एक लड़की की, जरा दिखा ना। लड़की तो बढ़िया है, ला तेरे पापा को दिखा के आती हूँ। हाँ लड़की तो बढ़िया है, बात चलाओ फिर, देर किस बात की। वैसे भी दिखते दिखाते सगाई से बाद शादी तक पहुँचते पहुँचते 1 साल तो लग ही जाता है। नहीं जी, मैंने तो सोच लिया है, अगर हमारी बात बनी तो हम तो चट बनने पट ब्याह कर लेंगे। तभी मयूर गुस्से में उठकर शशि जी के पास आता है। क्या कह रही हो मम्मी? अरे अरेंज मैरिज होगी मेरी, उसमें भी आप चट मंगनी पट ब्याह की बात कर रही हो। ऐसा लग रहा है बेटा मयूर कि जब से ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची है ना, तब से लेकर आज तक पहली अरेंज मैरिज तुम ही करने जा रहे हो। अरे सब शादी के पहले ही समझ लोगे या शादी के बाद भी कुछ रखोगे? बेटा ज्यादा शादी रोकना ठीक बात नहीं है, जितनी जल्दी निपट जाए बढ़िया। मयूर लंबी सांस भरकर ठीक है कहकर चलता बनता है। अब जब लड़के वालों की यहाँ ये हाल है तो फिर लड़की वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे? अरे माधुरी, मैंने आज गिरधारी पंडित जी और नारायण भाई साहब दोनों को घर बुलाया। अच्छा, आज अचानक क्यों, कोई खास बात है क्या? अरे वो नारायण भाई साहब का फोन आया था, एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया उन्होंने। तभी नारायण जी और पंडित जी भी आ जाते हैं। आइए आइए भाई साहब बैठिए। माधुरी एक बढ़िया सी चाय बनाकर लाइए। जी अभी लाई। इतना कहकर माधुरी जी रसोई में चाय बनाने चली जाती हैं और बाहर हॉल में हो रही बातों को सुनकर बड़ा ही खुश हो रही थी। मनोज जी आप घर की टेंशन ना ले, अरे बहुत ही संपन्न परिवार है, एकदम मॉडर्न फैमिली, किसी भी तरह की कोई कमी ना है। अच्छा जी, हाँ यजमान नारायण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लड़के की सैलरी 1,05,000 रुपए है, तो आपकी बिटिया किसी भी तरह से दुखी नहीं रहेगी। हाँ जी 200% सही बात है, आपकी बेटी बिल्कुल दुखी नहीं रहेगी। अरे आपकी बिटिया जो चाहे पहने, जहाँ चाहे घूमे, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ जी एकदम ठीक बात कही नारायण जी ने। तभी मिनी भी कमरे से निकलकर माँ के पास रसोई में पहुँच जाती है। मम्मी कौन आया हमारे यहाँ? तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं बेटा, लड़का और उसके घर वाले एकदम परफेक्ट है। अच्छा, ऐसा क्या परफेक्ट है मम्मी, जरा मैं अभी तो सुनूं। जा तो पहले चाय देकर आ। मयूर और उसके घर वाले मिनी को देखने जा रहे हैं। अरे कहाँ रह गया मयूर बेटा, तू घोड़ी चढ़ने नहीं जा रहा है, आज बस लड़की देखने जा रहे हैं। अरे इसको तो शुरू से ही लड़कियों से ज्यादा टाइम लगता है, जाने क्या करता रहता है मयूर। उधर मयूर अपने कमरे में बैठा। लो जी लिख लिया क्वेश्चन नंबर 10, अब इसे रख लेता हूँ संभाल कर। हाँ भाई, सब लोग कह रहे अरेंज मैरिज कर रहा है तू तो। अरेंज मैरिज मतलब क्या फांसी पर झूल जाऊं मैं? कसम से ये अरेंज मैरिज के ना अलग ही सियापा है भाई। ये तो अच्छा क्या शुभम को ही कह दिया साथ चलने को, उसे भी कॉल कर देता हूँ। अब मयूर मिनी को देखने अपने परिवार के साथ पहुँचता है। मिनी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है, सब आपस में बातचीत करते हैं। जी ठीक है भाई साहब, बढ़िया है जी। हाँ जी सब बढ़िया है। शुभम अरे सुनना। शुभम। फिर मयूर की तेज आवाज सुनकर सब मयूर का चेहरा देखने लगते हैं। सॉरी। अरे क्यों भाई क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बदतमीज, तू यहाँ चाय बिस्किट में लगा हुआ है और यहाँ मैं शहीद हुआ जा रहा हूँ। तेरा ध्यान है भी कि नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ? मेरा पूरा ध्यान बस तेरी होने वाली साली पर है। अबे साले, इन लोगों को बोल कि लड़के लड़की को अकेले मिलने तो दे, अभी तक ठीक से देखा भी नहीं है मैंने। ओह बात यहाँ तक आ गई। अरे रुको। अच्छा मैं ना आप सबसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप लोगों को सब सही लग रहा है तो एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले। अगर वो कुछ एक दूसरे से पूछना चाहे, कुछ जानना चाहे। अरे ये पूछने जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है क्या? सही कहा ना मयूर?
हाँ हाँ दादी, ठीक कहा आपने। आप कहाँ कभी कुछ गलत कहती हैं। मयूर शुभम से फुसफुसाते हुए कहता है, अबे साले, तुझे क्यों लाया था साथ में? इसलिए ना। और अब मैं क्या करूँ, अगर तेरी दादी बीच में कबाब में हड्डी बन रही है तो रोक अब। मयूर के चेहरे को देखकर मनोज जी समझ जाते हैं। मुझे लगता है कि दामाद जी मिनी बिटिया से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ हाँ, कर लो तुम दोनों बात। टीनी बेटा, अपनी दीदी को ऊपर वाले कमरे तक छोड़ाओ। मयूर, क्या नाम है भाई दुल्हन की छोटी बहन का? टिन्नी। आए, मेरा दिल तो एकदम बाग बाग हो गया। अब टिन्नी और शुभम शर्माते हुए एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि बस अब अगला नंबर इन्हीं का है। दीदी, आप इधर बैठिए, मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे, तुम्हारी दीदी को भगाकर थोड़ी ना ले जाऊंगा मैं। मयूर और मिनी दोनों अकेले में मिलते हैं। आपको अगर मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। नहीं जी, ऐसा तो कोई सवाल नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप शादी के बाद मेरे माँ बाप को भी पूरा सम्मान दे। अरे, आप टेंशन ना लो। और आखिरकार दोनों का रिश्ता पक्का हो ही जाता है। इधर शशि जी लोगों को न्योते पर न्योते दिए जा रही हैं। फिर एक सुबह शशि जी अपनी चचेरी बुआ की देवरानी के बेटे की बहू से बात कर रही होती है। अरे नहीं मेघा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, तुझे आना ही होगा शादी में। आखिर हमारे घर की पहली शादी जो है, तुम भी तो देखना शशि बुआ के यहाँ शादी कैसे होती है। इधर शशि जी फोन रखती है और उधर दिनेश जी बम की तरफ फट जाते हैं। अरे यहाँ मेरी जेब फटी पड़ी है, ये माँ बेटे के रिसोर्ट की शादी के चक्कर में। अरे बस इतना कहना कि शादी में आना, उसके आगे 5वां शब्द नहीं बोलना। अच्छा, तो क्या आपने करीबी रिश्तेदारों को भी ना बुलाऊं? अच्छा, तो ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार है? मतलब तुम्हारी चचेरी बुआ की देवरानी के बेटे की बहू तुम्हारी करीबी है और मेरी खास बहनों से तुमसे ठीक से कहा नहीं गया। अरे तुम्हारी बहन मुझे कितना पूछती है, और तुम देखो मेरे रिश्तेदारों को, उन्हें सही मायने में रिश्तेदार कहते हैं। अच्छा, और वो कलकत्ता वाली तुम्हारी मामी? अरे प्लीज भगवान के लिए आप लोग शांत हो जाओ ना, कितनी देर से लड़ रहे हो। अंदर रूम में बराबर आवाज आ रही है। अच्छा पापा, मुझे ना 25,000 रूपए चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ लहंगा लेने जा रही हूँ। अरे बेटा, 25,000 का लहंगा तो हम तेरी भाभी के लिए भी नहीं ले रहे, और तू अपनी बात कर रही है। ओ प्लीज कम ऑन पापा, जल्दी से दे दो, मुझे देर हो रही है। लो भाई लो, अब क्या ही बोलूं, तुम लोग तो बंटाधार करके ही मानोगे। दिनेश जी से पैसे लेकर निधि खुशी से मटकते हुए चली जाती है। इधर दूल्हा और दुल्हन भी अपनी शॉपिंग में व्यस्त है। अब भाई शादी से पहले का प्यार तो हर अरेंज मैरिज वाला आदमी समझ ही सकता है। अरे मिनी मैडम, आज आना शाम को 7 बजे, थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे साथ में और इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं मयूर, 7 बजे बहुत लेट हो जाता है, मम्मी डांटती है। अगर 5 बजे मिलना हो तो बताओ, फिर मैं कोई बहाना मार के आ भी सकती हूँ। अरे मिनी, तुम भी ना कमाल की बात करती हो। कंपनी मेरे पिताजी की थोड़ी ना। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को ठीक 5 बजे, घंटा घर के पास। शाम को मयूर और मिनी ठीक 5 बजे मिलते हैं। आओ पहले कुछ खा लेते हैं। ठीक है। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। अच्छा, क्या खाओगी मिनी, ये बताओ। मुझे तो साउथ इंडियन खाना है, एकदम लाइट फूड। अरे साउथ इंडियन में कुछ खाने की चीज है, कुछ और मंगाते हैं ना। ठीक है, तो मुझे एक बर्गर और एक कोक। नहीं मिनी, कोक बहुत अनहेल्दी होती है यार, और बर्गर फास्ट फूड नहीं यार। मैं मंगाता हूँ बढ़िया सा छोले भटूरे। फिर मयूर छोले भटूरे लाता है और पूरे चट कर जाता है। अरे खाओ ना मिनी, खाओ, क्या हुआ? नहीं तुम खाओ, मैंने खा लिया। दोनों पेट पूजा के बाद शॉपिंग पर निकलते हैं। अच्छा बताओ मिनी, कौन सा कुर्ता बेस्ट है? मुझे शादी के टाइम पहनना है ना। ये ले लो मयूर, एकदम ट्रेंडी कलर है। नहीं, ये देखो, ये कितना बढ़िया है। अरे जब तुम्हें हर काम अपने मन का ही करना है तो फिर पूछना ही क्यों है? करो तुम अपनी शॉपिंग, मैं चली भाई। मिनी नाराज होकर चली जाती है। फिर मयूर उसे मनाने जाता है। अरे ये अरेंज मैरिज के स्यापे है भाई, आइए आगे देखते हैं और क्या होता है। शादी का बस एक ही हफ्ता बचा है। मनोज जी दिनेश जी और शशि जी से मिलने उनके घर जाते हैं। अरे आइए बैठिए समझी जी। आज अचानक सुबह सुबह सब ठीक था ना? हाँ जी सब ठीक है समझी जी, लेकिन मैं शादी से पहले आपसे एक सबसे जरूरी बात करने आया हूँ, और बातों के चक्कर में ना वो बात ही रह गई। दिनेश जी और शशि जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं।
ऐसी क्या बात है भला? हाँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैं ये पूछने आया था कि आप कौन सा सामान कौन से ब्रांड का लेना पसंद करेंगे, जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, मिक्सी। अरे भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। देखिए, आपको मेरे घर में कहीं से कहीं तक कोई कमी दिख रही है क्या? और फिर आप क्यों परेशान होते हैं? सामान खरीदने में आपको पैसे तो लगनी ही है। आप एक काम करो, 2 लाख रुपए कैश दे दो। अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे अपने हिसाब से। ये बातें ना औरतें ज्यादा अच्छे से समझती हैं। आप कैश दे दीजिए, चलेगा भाई साहब। ठीक है, जैसा आप लोग कहें। खिसकते खिसकते शादी वाला दिन भी आ गया और मिनी सपनों के पंख लगाकर अपने ससुराल आ गई। सारे रीति रिवाजों के साथ अब मिनी को पहली रसोई के लिए बुलाया जाता है। अब मिनी कुछ मीठा बनाने के लिए जैसे ही अपनी पहली रसोई में जाती है, मिनी बहू, तुम पुए बना लेती हो क्या? हमारे यहाँ पहली रसोई में उसी का भोग लगता है। जी मम्मी जी, मुझे आता है पुए बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी फटाफट से बना देती हूँ। इधर मिली सबको खुश करने के लिए सोचती है, क्यों न लगे हाथ सबको शाही पनीर भी खिलाया जाए। तो ये तो हो गया पुए के लिए बैटर, और अब जल्दी से शाही पनीर के लिए ग्रेवी भी तैयार कर लेती हूँ। मिनी फटाफट प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, गरम मसाले सब कुछ सौते कर लेती है और फिर पीस कर मिक्सर में भर देती है। तो जैसे ही मिक्सी चलती है, बहुत तेज आवाज के साथ मिक्सी रुक जाती है। अब अगली आवाज मिनी की थी, जिसे सुनकर शशि जी भागी हुई किचन में आती है। अरे क्या हुआ, इतने जोर से क्यों चीखी? मिनी की हालत देखकर ससुर जी की हंसी छूट जाती है। मिनी के चेहरे से लेकर पूरे किचन की दीवारों पर मसाला ही मसाला चिपका होता है। मम्मी जी, कैसी मिक्सी है? मिक्सी तो एकदम बढ़िया है, पर आजकल की लड़कियों को काम करना आता कहाँ है? तुमने ठीक से मसाला डाला नहीं होगा और ऐसे ही चला दियोगी, तो भाई ये तो होना ही था। ये मुझे बेवकूफ समझ रही है क्या? इतनी खटारा मिक्सी आज तक मैंने जीवन में नहीं देखी। ये देखो बेटा, अगर ऐसे प्यार करके डालोगी ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिक्सी हमारी बहुत बढ़िया है। मम्मी जी, मैंने कच्चे नहीं डाले थे, हल्की फ्राई करके ही डाले थे, तब ये हाल हो गया। अच्छा, कोई नहीं, कल से मैं चला दिया करूंगी। वैसे बातों में मैं ये भूल गई कि इसका क्या कर रही थी तुम तो पुए बनाने वाली थी ना? वो कुछ ज्यादा सोचकर गलती कर दी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी, रेडी है, बाहर सेक कर लाती हूँ। तो ये थी मिनी की पहली रसोई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे शाम का समय आता है। मिनी और मयूर साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी मयूर के पास उसके दोस्त अमन का फोन आता है। अरे भाई मयूर, यहाँ गली के बाहर जल्दी आ जा, पंगा हो गया, बस मेरे पास ना 10 मिनट का समय है। अबे मैं क्या सलमान खान हूँ जो तेरे पंगे में आकर सबको उड़ा दूंगा? चलाता हूँ मैं। इधर मयूर मिनी को बस आता हूँ कहकर निकल जाता है और अपने दोस्तों के कहे पते पर पहुँचता है। तो दोस्तों ने उसके लिए पार्टी प्लान कर रखी थी। हाँ भाई मयूर। अरे तूने तो मुझे फोन करके बोला कि पंगा हो गया। देख भाई, अगर तुझे ऐसे बुलाते तो तू आता नहीं, इसीलिए ये आइडिया शुभम का था। चल करते हैं पार्टी, ऐसी सुखी सुखी शादी में मजा नहीं आया। मयूर और उसके दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी करने पर उसे ख्याल ही नहीं रहता कि उसे घर लौट के भी जाना है। इधर मिनी मयूर का इंतजार कर रही थी। मयूर जाकर सीधे अपने कमरे में लेट जाता है। मिनी उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। ये क्या है, तुम ड्रिंक करके आए हो? क्या नहीं, तुम क्या जा रहे हो? ये दोस्त ना बड़े कमीने होता है, सुनते ही नहीं अपने आगे किसी की। अब मिनी गुस्से के मारे जैसे ही बेड पर जोर से बैठती है, वैसे ही बेड से बहुत तेज आवाज आने लगती है। अब ये क्या भला है? इस बेड पर हम दोनों कैसे सोएंगे? अरे होले होले बैठो, देखो मैं ना बैठ कर दिखाता हूँ। नहीं आई ना आवाज? फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मिनी नहा धोकर बड़े ही प्यार से नई साड़ी पहनकर अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करती है और सबको प्रसाद देती है और फिर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाती है। मम्मी जी, मैंने सबके लिए चाय छानकर एक पतीली में रखती है, आप सबको चाय दे दीजिए। शशि जी सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। तभी मिनी थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर आती है। मम्मी जी, मेरी चाय कहाँ है? अरे चाय तो हमें मिली ही नहीं, हम उसी के तो इंतजार में बैठा है। क्या? अच्छा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ, किचन में ही रखी हुई है। अब क्या? जो होना था हो गया। मिनी जाकर देखती है कि चाय पूरे पतीले से निकलकर स्लेब से लेकर नीचे पूरे फर्श पर फैली हुई है। मम्मी जी,
मम्मी जी ये क्या है, ये चाय किसने फैलाई यहाँ ये? अरे आप क्या हो गया? अरे राम 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 मिनी बहू, इस पतीले में तो छेद है, इसमें तूने क्यों छान दी चाय? मिनी माथा पीट लेती है। तब तक मयूर और निधि भी आ जाते हैं। अब मम्मी इस पतीले में छेद है तो इसे रखा ही क्यों है रसोई में? आपको पता होना चाहिए भैया, ये पतीला धीरे धीरे स्टील की जगह सोने में बदल जाएगा। आप भी ना समझती नहीं है क्यों मम्मी? अरे ऐसे गृहस्थी नहीं चलाई जाती है तुम लोगों की तरह, उसमें सूखी सब्जी तो रख ही सकता है। धन्य है आप मातेश्वरी। लाओ सबके लिए फिर से चाय बनाती हूँ। अब अगले दिन मिनी को पग फेरे की विदा के लिए अपने घर जाना था। मयूर तुम और निधि आज के पग फेरे की विदा के लिए चले जाओ, और हाँ वो विपुल जीजा जी को भी लेते जाना, ठीक है? मिनी अपने घर जाती है। वो अपनी माँ से बहुत बातें करना चाहती है, लेकिन सबके साथ होने के कारण कुछ कह नहीं पाती और विदा कराकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। क्या दिया मयूर तुम्हारी सास ने तुमको पग फेरे की विदा में? अरे दे दिया मम्मी जो देना था। अभी मयूर और शशि जी बात कर रहे थे कि निधि की आवाज आती है। शशि, दिनेशी और मयूर भागते हुए जाते हैं। अब क्या हुआ मिनी बहू, तुम ये जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? मम्मी इन्हें शौक हो रहा है यूं जमीन पर लेटने का। अरे 25 बार कह चुके हैं ये फटी तेरे फ्रिज को फेंको कबाड़ में, लेकिन नहीं। अरे ये फ्रिज बंद किया था ना आपने, उसका पानी बहकर यहाँ आ गया और भाभी के पैर में मोच आ गई। हाँ मुझे लगा भी जरूरत नहीं है तो बंद कर दिया, वैसे भी बहुत बर्फ जम रही थी ना, उसमें सारी चीजें जम रही थी। कोई बात नहीं, मिनी को लेकर जाओ कमरे में। फिर मिनी अपनी माँ को फोन करके जब यहाँ का हाल बताती है। अरे बेटा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब भला है बुरा है जैसे ये तेरा घर है, उन लोगों के साथ तुझे एडजस्ट तो करना ही है। मम्मी इन लोगों ने तो मयूर की सैलरी भी झूठ बोली है। मयूर को सिर्फ 80,000 रूपये मिलते हैं। उस दिन मैंने उनका फोन देखा तो सैलरी स्लिप थी उसमें। अरे दुखी मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, रखती हूँ। मिनी कुछ दिन में ठीक हो जाती है तो मयूर उसे बाहर ले जाने के लिए तैयार होने को कहता है। मिनी एक बढ़िया सा मिडी गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही वो पहनकर बाहर आती है तो इमरती देवी और शशि जी मिनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। अरे बहू कहाँ जा रही हो कपड़े पहनकर ऐसे? मयूर जी के साथ बाहर डिनर पर जा रही हूँ दादी जी। लेकिन ये कपड़े ये पहनने के लिए तुम्हें किसने कह दिया? जाओ जाकर साड़ी पहन लो। मिनी गुस्से में बिना कुछ कहे घर से बाहर चली जाती है। जहाँ मयूर ने बताया था वहाँ पहुँच जाती है। रुको तुम बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। तभी मयूर के फोन पर घंटी बजती है। मिनी फोन उठा लेती है और बस सामने वाले की कही बातें सुनती जाती है। दरअसल सामने फोन पर शशि जी थी जो बेधड़क बोले जा रही थी। मयूर मयूर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मयूर को आता देख मिनी फोन काट कर रख देती है। किसका फोन था मिनी? कुछ नहीं, मम्मी जी का था, बस यूं ही आपका हालचाल ले रही थी। जब मिनी घर आती है तो देखती है पड़ोस वाली विमला आंटी बैठी है। अरे शशि तुम्हारी बहू तो बड़ी ही मॉडर्न है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं मॉडर्न नहीं हूँ, दरअसल मेरे ससुराल वाले बहुत मॉडर्न है, ऐसा हमें बताया गया था। तो फिर इस ड्रेस में क्या बुराई है? कोई शॉर्ट भी तो नहीं है, बेकार भी नहीं है। अच्छा वैसे सच में बहू तेरी ससुराल तो है बहुत अच्छी। देखो अभी शशि जी बता रही थी कि उन्होंने दहेज में कुछ भी नहीं लिया, बस अकेली बहू को लेकर आई हैं। हाँ आंटी जी ये बात भी एकदम सही है, उन्होंने दहेज नहीं लिया, लेकिन मम्मी जी ने ये बताया कि उसके बदले में उन्होंने सिर्फ सामान के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं, ये कहकर कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। क्यों मम्मी जी? और बाकी का तो आपको पता ही होगा, मेरे पापा ने पूरे 20 लाख का खर्चा किया है। विमला जी के जाते ही शशि जी मिनी के ऊपर बहुत तेज नाराज होती हैं। बहू ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया? अच्छा मम्मी जी, जब तक एक लड़की सहन करती रहे तब तक बढ़िया, और जैसे ही बोल दे तो संस्कार ही। आपने मयूर को इसलिए फोन किया कि उस दिन पग फेरे की विदा में जीजा जी को सिर्फ 2100 रुपए का लिफाफा दिया, कपड़े नहीं, और ये बात आपको आज पता चली तो आपको इतना भी सब्र नहीं हुआ? और एक मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ हर झूठ बर्दाश्त कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं। अरे आप लोग शादी के पहले इतना झूठ बोलते क्यों हो? आगरा शहर में सुरभि नाम की लड़की अपनी माँ, बड़े भाई अनिल और अपनी भाभी सविता के साथ एक बड़े बंगले में रहती थी। लेकिन उसको एक मोहित नाम के लड़के से प्यार हो गया जो कि उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता था और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जब ये बात पूनम को पता चली तब, सुरभि ये क्या सुन रही हूँ मैं? तो कॉलेज के बहाने किसी लड़के से मिलने जाती है?
आपको ये सब किसने बताया मम्मी? सुरभि, पहले मम्मी जी की बात का जवाब दो। हाँ, मैं मोहित से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी भी करूंगी। बेहया बेशरम लड़की, ये पढ़ने जाती है तू कॉलेज? आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी जी। अब से मैं सुरभि को घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी, चाहे जो भी हो। जब ये बात अनिल को पता चली तो उसने सुरभि को बिठाकर शांति से पूछा, लेकिन मोहित के लिए सुरभि का प्यार पागलपन का रूप ले चुका था, इसलिए मजबूरन अनिल ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। देखो सुरभि, तुम मेरी इकलौती बहन हो, इसलिए मैं तुमको ऐसे परेशान नहीं देख सकता, लेकिन जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। आप मेरी चिंता ना करो भैया, मोहित बहुत समझदार, जिम्मेदार और पढ़ा लिखा लड़का है, वो मुझे अच्छी तरह से रखेगा। ठीक है, तो फिर किसी दिन मुझे मोहित से मिला दो, फिर मैं बात करके उससे तुम्हारी शादी तय कर दूंगा। थैंक यू भैया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अनिल, तो ये कान खोलकर सुन ले, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। अरे ऐसे ही किसी अरे गहरे नथु गहरे को अपनी बेटी थोड़ी ना दे दूंगी। माँ जी, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। सविता को मोहित से नाम से ही नफरत हो गई थी। वो अब हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती कि सुरभि और मोहित की शादी ना हो पाए, इसलिए वो पूनम, अनिल और सुरभि को भड़काने लगी। माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मोहित हमारी सुरभि के लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। अरे लेकिन अनिल ने तो सुरभि की शादी के लिए हाँ बोल दिया। हाँ माँ जी, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को ऐसे रोते तड़पते नहीं देख सकते ना, इसीलिए दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला किया। अच्छा बहू, ये बता वो लड़का करता क्या है? अरे मुझे तो वो लड़का एक नंबर का आवारा लगता है माँ जी, कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है। अच्छा, तो फिर बहू तू सुरभि पर नजर रख अब से। ठीक है माँ जी। सुबह का समय था। सुरभि अपने कमरे में बैठी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो मोहित से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन सविता उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। सविता कमरे में आई और सुरभि के बगल में बैठ गई। सुरभि, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मोहित के पास न पैसा है, न अच्छा करियर। तुम इतने अच्छे परिवार में पली बड़ी हो, क्या तुम सच में उसके साथ खुश रह पाओगी? देखिए भाभी, पैसा और करियर सब कुछ नहीं होता। प्यार में वो ताकत होती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। ये सब कहने की बात होती है सुरभि, असल जिंदगी में पैसा बहुत मायने रखता है। तुम अगर मोहित से शादी करोगी तो एक दिन बहुत पछताओगी। सुरभि को भी ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। शायद आप सही कह रही हो भाभी, लेकिन मैं जानती हूँ मैं मोहित के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे मेरी भोली ननद रानी, जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी होता है, उसके बिना जिंदगी नहीं कटती। भाभी, मैं अपनी खुशियों की कीमत पैसों से नहीं लगा सकती। सविता ने एक लंबी सांस ली और वो सुरभि के कमरे से निकल गई, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसकी ननद उसकी बात नहीं मानने वाली। इसलिए वो अनिल के पास जाकर उस पर भड़कने लगी। अनिल, आप खुद को समझते क्या हो? ऐसे कोई करता है क्या भला? अरे मुझे तुम ये बताओगी कि मैंने क्या किया है और तुम मुझ पर ऐसे भड़क क्यों रही हो? इतने भोले मत बनो। क्या तुमको नहीं पता वो मोहित कुछ खास नहीं करता, फिर हमारी सुरभि को वो अच्छे से कैसे रख पाएगा? तुम्हारी बात सही है सविता, लेकिन मैं सुरभि से उसकी मोहित से शादी का वादा कर चुका हूं। अरे लेकिन सुरभि की खुशियों का क्या? उसकी खुशियां वो खुद जाने, जब समझाने से मान ही नहीं रही तो मैं क्या करूं? अनिल चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर चला गया। सविता के समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर सुरभि और मोहित आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। मैं जानता हूँ सुरभि, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मोहित, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ? मेरे लिए तुम्हारी सच्चाई और प्यार ही सब कुछ है। लेकिन तुम्हारी भाभी सही कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल तो हम साथ हैं ना, यही काफ़ी है मोहित। बाकी सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मोहित। मोहित ने सुरभि का हाथ थामा। दोनों के चेहरे पर एक भरोसा था जो सारी मुश्किलों को जीतने का हौसला देता था। और अब मोहित और सुरभि की शादी तय हो गई। देख बहू, घर में बहुत सारे काम है, इसलिए तू सुरभि को मार्केट ले जा और शॉपिंग करा ला। जी माँ जी। सविता सुरभि को खरीदारी के लिए मार्केट ले गई। वहाँ महंगे ज्वेलरी स्टोर्स के सामने वे दोनों खड़ी थी। सविता ने सुरभि की तरफ देखा जो अपनी पसंदीदा अंगूठी देख रही थी।
सुरभि, अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये अंगूठी तुम्हारी होती। अब कहना क्या चाहती हो भाभी? मोहित तुम्हें ये अंगूठी कभी नहीं दिलवा पाएगा। भाभी आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझे यहाँ शॉपिंग कराने लाई हो या जलील करने? सविता सुरभि को यूं चीखते देख डर जाती है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरे सुरभि, इसमें ऐसे चीखने की क्या जरूरत है? भाभी क्या ये सारी चीजें खुश रहने की गारंटी दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती है। एक औरत को इसके अलावा क्या चाहिए? मैं जानती हूँ कि मोहित मुझे ये सब कुछ नहीं दे सकता, पर उसके प्यार में जो सुकून है वो इस अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हें ये सारी बातें बाद में समझ में आएंगी, जब जिंदगी की सच्चाई से सामना होगा। तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मैं किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल की सुनना चाहती हूँ बस। सविता के बार बार समझाने पर भी सुरभि ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कुछ दिनों बाद सुरभि और मोहित की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली जाती है। इस बात से सविता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मोहित, इतना छोटा रूम? हाँ सुरभि, जो है वो यही है। कोई बात नहीं मोहित, तुम खूब मन लगाकर मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू सुरभि, सच में मुझे तुमसे अच्छी वाइफ कभी नहीं मिल सकती थी। थैंक यू मेरी लाइफ बनाने के लिए। और मुझे तुमसे अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता था। मोहित और सुरभि के बीच की आपसी समझ से उनका रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी उनके बीच मीठी सी बहस भी हो जाती थी, जो कि उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। क्या है मोहित, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अरे तुम्हारी गलत बात मैं नहीं मान सकता, ये समझ लो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी सेहत का ख्याल रखने के लिए बोल रही हूँ ना, इसमें गलत क्या बोला मैंने? ओके सॉरी बाबा, अब से मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा बस। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है बाय, आराम से जाना। सुरभि भगवान को धन्यवाद देती है कि उसको इतना अच्छा पति मिला, लेकिन उधर उसकी भाभी और भैया की आए दिन किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने बोला ना मेरे काम में दखल ना दिया करो। अनिल, जरूरी नहीं है कि जो आप करो वही सही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी प्यारी ननद की जिंदगी उस मोहित से शादी करवाकर बर्बाद करती। कल फोन पर पता है कितनी रो रही थी। तो रोने दो उसे, उसको भी मैंने समझाया था लेकिन वो नहीं मानी, अब भुगतने दो उसे। सच में आपको ना किसी बात का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं पड़ता। किचन में सविता और उसकी सास खाना बना रही थी। तभी सास ने देखा कि हाल में घर का माहौल बहुत खराब होता जा रहा है, खासकर सविता और उसके पति के बीच। सविता, ये क्या होता रहता है? मैं देख रही हूँ घर में हर रोज लड़ाई होती है। तुम दोनों की लड़ाइयाँ बाहर तक सुनाई देने लगी हैं। माँ जी, वो मेरी बात कभी नहीं समझते, हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं। देख बहू, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इन्हें इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि रिश्ते पर असर पड़े। जो भी हो, तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई से कुछ नहीं सुलझता। ठीक है माँ जी, मैं आज उनसे बात करके देखती हूँ। सविता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अब भी ननद और मोहित की शादी को लेकर जलन थी, इसलिए उसने फिर से ननद को फोन किया। उसका इरादा सुरभि को मोहित के खिलाफ भड़काने का था। हेलो, कैसी हो ननद रानी? अब तो अपनी भाभी की याद भी नहीं आती क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, बस काम में थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ। क्यों? अभी से इतना काम करना पड़ रहा है क्या तुम्हें? हाँ भाभी, मोहित की माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए काम थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था नंदोई तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। उसने तुम्हें आया बना के रख दिया है। देखो भाभी, मैंने अपने दिल से फैसला लेकर मोहित को चुना है। मैं मोहित को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी ये जिद तुम्हें एक दिन पछताने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहती हूँ, ना कि किसी और के कहने से। सुरभि के तीखे बोल सुनकर सविता फोन रख देती है। उसका मन अभी भी ननद को गलत साबित करने के लिए सोच रहा था। उसी समय अनिल को भी सुरभि की चिंता होने लगी और वो अपने ऑफिस से उसको फोन लगाता है। हेलो सुरभि, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ भैया, मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन आज आपको अचानक मेरी याद कैसे आ गई? क्यों, अपनी बहन के हालचाल नहीं ले सकता क्या मैं? अरे भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। और बताइए, अब आप और भाभी लड़ते तो नहीं हो ना? नहीं नहीं सुरभि। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके भैया, बाय।
सुरभि से बात करके अनिल का गुस्सा सविता के लिए और बढ़ गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सविता अब भी सुरभि के पति को पसंद नहीं करती, इसलिए वो झूठ का सहारा ले रही है। घर पहुंचकर अनिल सविता से बहुत गंदी तरह लड़ने लगता है। तू अपने आप को समझती क्या है? क्या हुआ? अनिल, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? माँ, ये औरत इसी के लायक है। सुबह इसने मुझे दोबारा मोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तो मैंने गलत क्या कहा? मुझे मेरी ननद की चिंता है, इसलिए उसके भले का सोचती हूँ। तू उसका नहीं, अपना भला सोच। मैंने आज सुरभि को फोन किया था और मुझे तब पता चला कि तूने मुझसे झूठ बोला। ये सुनते ही सविता चुप हो गई और रोने लगी। सविता को रोते देख अनिल और भड़क गया और हमेशा की तरह दूसरे कमरे में सोने चला गया, जिस पर पूनम को गुस्सा आया और वो बोली, ये सही है, तुम दोनों का लड़ाई करो और अलग अलग कमरे में सो जाओ। अरे जब साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारी आपस की दूरियां तो बढ़ेंगी। अरे बात नहीं सुलझेंगी ऐसे। रहने दो मम्मी जी, मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं सोना जो औरत के साथ इज्जत से बात तक करना ना जानता हो। अब सविता भी अलग कमरे में जाकर सो गई। उधर मोहित अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोच रहा था, तभी उसका फोन बजा। सुरभि का फोन था। पता है मोहित, शादी के बाद आज पहली बार भैया ने फोन करके मेरे हालचाल लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। क्या हुआ मोहित? मैं ये सोच रहा था सुरभि कि मैं क्या कभी भी तुम्हें वो खुशियाँ दे पाऊंगा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। अरे तुम परेशान ना हो, मुझे पता है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जब भी सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, मन में अजीब सा डर आ जाता है। तुमने मुझे अपना दिल दे दिया है और वो सबसे कीमती है। बाकी सब हम मिलकर हासिल कर लेंगे। सुरभि की बात सुनकर मोहित ने फोन रखते ही राहत महसूस की। उसे अब भरोसा था कि सुरभि के साथ रहते हुए वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उधर एक दिन अनिल और सविता की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी भी सुनने लगे। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अनिल, तुम्हें कभी मेरी भावनाएं समझ में ही नहीं आती, हमेशा अपनी ही चलाते हो। तुम भी तो कभी समझने की कोशिश नहीं करती। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? अब इसमें भी मेरी गलती है। दोनों की चीखें सुनकर कुछ पड़ोसी अपने घरों से बाहर आकर उन दोनों की लड़ाई होते देखने लगे और आपस में मजे लेने लगे। पड़ोसी धीरे धीरे बात कर रहे थे। इनकी तो रोज की बात हो गई, कब तक ऐसे चलेगा? बेचारी बुढ़िया का जीना नरक कर दिया है दोनों ने। सही कहा भाई, रोज रोज कुत्ते बिल्ली जैसे दोनों लड़ते हैं और कभी इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं होती। अरे इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा है, हम सबका मनोरंजन हो जाता है फ्री में। रात का समय था। सुरभि और मोहित के दिन में बहस हो गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर हंसते हुए साथ सोने चले गए। देखा मोहित, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी सिर्फ एक सॉरी बोलने से खत्म हो जाती है और प्यार से सब सुलझ जाता है। मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर हर परेशानी छोटी लगने लगती है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे मोहित जी। दूसरी ओर सविता और उसका पति अलग अलग कमरों में सो रहे थे। दोनों की लड़ाई अब तक सुलझ नहीं पाई थी और दोनों बहुत बेचैन थे। क्यों हर बार हमारी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हम सॉरी तक नहीं बोल पाते? शायद हमें एक दूसरे को और समझने की कोशिश करनी चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं मेरा और अनिल का रिश्ता कब सुधरेगा। पूनम को ऐसे अपने घर में बहू बेटे का अलग अलग कमरों में सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता और उधर पड़ोसियों के तानों से वो बहुत दुखी होती है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो सुरभि और मोहित को घर बुलाकर उन दोनों को समझाने के लिए कहती है। भैया, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप लोगों की शादी को इतना समय हो गया और आज तक आप लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए। मैं तो हमेशा लड़ाई खत्म करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं और मुझे इनसे बात करने का मौका तक नहीं देते। तुम कभी मेरी बात सुनती हो? तुमसे बस ड्रामा करवा लो। भैया भैया, आप शांत हो जाओ। भाभी की बात सही है। अगर आप उनको मौका नहीं दोगे और अलग कमरे में सो जाओगे, तब तो आप दोनों की बहस कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। दामाद जी, मैं भी हमेशा इनको यही समझाती हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी एक नहीं सुनते। भाभी, ये गलत बात है। आपको अपनी सास की हर बात माननी चाहिए। वो आपकी माँ के बराबर है ना। सॉरी मम्मी जी, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी और घर में कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी। ये हुई ना बात भाभी। सॉरी सुरभि, मैंने तुम्हारी जिंदगी में भी आग लगाने की कोशिश की। मैं बहुत बुरी हूँ।
अरे भाभी, आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सुरभि, सिर्फ मैं ही थी जो तुम्हारी और मोहित की शादी से कभी खुश नहीं हुई, और मैंने हमेशा तुमको मोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अनिल जब सविता को ऐसे सबके सामने गिड़गिड़ाता और माफ़ी मांगता देखता है तो उसको अंदर से बहुत खराब लगा, इसलिए वो भी सबके सामने सविता से माफ़ी मांगने लगा। सॉरी सविता, शायद मैंने तुमको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। लो कर लो बात। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं मोहित और सुरभि को बहुत पहले ही बुला लेती। बेकार में इतने दिनों तक पड़ोसियों का मनोरंजन होता रहा। पूनम की बात सुनकर सब हंस पड़े। इसके बाद सबने एक साथ बैठकर डिनर किया। मोहित और सुरभि खुशी के साथ अपने घर चले गए। पूनम अब बहुत खुश थी कि उसकी बेटी इतनी समझदार हो गई है और मोहित जैसा समझदार लड़का उसका दामाद है। सविता को भी समझ में आ गया कि सुरभि मोहित से इतना प्यार क्यों करती थी और उसे अपनी करने का पछतावा भी था। इन सब के बाद वो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया इस ढाबे के छोले कुलचे खाकर। सच का पापा, मुंह से इसका स्वाद जाने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 प्लेट खा चुका हूँ, पेट भर गया है, लेकिन मन है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। सोच रहा हूँ जिसने बनाया उसके हाथ चूम लूं। अरे बस बस बस, इतना भी छोले कुलचे से प्यार हो गया है क्या दोनों को कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो दोनों? अरे मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये छोले कुलचे इतने पसंद आ गए कि मैं रोज़ ये खा सकता हूँ। हाँ तो छोले कुलचे बनाने में कौन सी बड़ी बात है? और नहीं तो क्या, हम दोनों इससे भी अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं आप दोनों के लिए। आज तक आप दोनों ने इतनी तारीफ कभी हमारे लिए तो नहीं की, क्यों बहू? सही कहा माँ जी। अरे आप दोनों ने कभी भी हमें ऐसे छोले कुलचे नहीं खिलाए जो हम आपकी इतनी खुलकर तारीफ कर सके। क्यों आकाश बेटा? मम्मी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, आज तक नहीं खिलाया है ना, तो अब खिला देंगे। आजकल YouTube पर सारी रेसिपी मिल जाती है, मैं एक बार देख लूँगी और आप दोनों को इससे भी अच्छे कुलचे और छोले बनाकर खिला दूँगी, देखना। हाँ हाँ, इसी संडे को बना देते हैं बहू। ठीक है माँ जी। आकाश और अपने ससुर के छोले कुलचे के प्रति प्यार ने दिव्या को भी उत्साहित कर दिया और वो लग गई कुलचे की अलग अलग रेसिपीज़ को देखने। लेकिन उसे तब पता चला कि कुलचे एक प्रकार के नहीं बल्कि कई प्रकार के बनते हैं। कुलचे इतने तरीके से बनते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई ब्रेड का कुलचा बना रहा है, कोई मैदे का, कोई आटे का, और सारे ही ना मुश्किल लग रहे हैं मुझे तो। लेकिन अब कह दिया है तो बनाना तो पड़ेगा ही। एक काम करती हूँ, सबसे आसान वाला कुलचा बनाऊंगी। हाँ, ये वाला अच्छा है, ये आसान भी लग रहा है और जल्दी बन भी जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, मैदा दही का आटा ही लगाना है और तवे पर सेकना है, बस। हाँ, अब देखती हूँ मेरे कुलचे की तारीफ कैसे नहीं करते ये लोग। दिव्या ने शनिवार को ही सारा सामान लाकर रख दिया और सबको ये खबर दे दी कि कल संडे को छोले कुलचे बनाएगी वो। कल मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर रखना, समझे? पता चला कि मेरे कुलचे खाकर आपके पास देने के लिए कोई तोहफा ही ना हो। हाँ, मैं ऐसे नहीं मानने वाली। अरे पहले बनाओ तो सही, फिर हम देखेंगे कि गिफ्ट क्या देना है। आज तो मुझे बस कुलचे के ही सपने आने वाले हैं। कब सुबह होगी, कब मैं उन कुलचों को खाऊंगा। अरे मैंने तो चूरन भी मंगवा लिया है, हो सकता है छोले कुलचे देखकर मैं ज़्यादा खा लूँगा, तो पेट के लिए चूरन मंगवा लिया। हाँ हाँ, जो तैयारी करनी है अभी कर लो, कल तो खुद को रोक भी नहीं पाओगे आप दोनों। संडे की सुबह होते ही दिव्या ने छोले और कुलचे बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसके छोले तो बन गए थे, लेकिन कुलचे कभी जल जाते तो कभी फट जाते। ऐसा करते करते सुबह से दोपहर हो चुकी थी और सब लोग टेबल पर छोले कुलचे का इंतजार कर रहे थे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना छोले की। छोले की खुशबू से जीभ में पानी आ रहा है। अरे सब्र करो, आ जाएगा अभी खाना। ये लो आ गई दिव्या बहू। ये रहे छोले, ये रहा नींबू वाला प्याज, ये रहा अचार, ये रहे साथ में खाने के लिए पापड़। और कुलचे? अरे पापा जी, आज मैंने छोले मसालेदार बनाए, इसके लिए ना इसके साथ भटूरे बनाए। कुलचे इन छोलों के साथ अच्छे नहीं लगेंगे, आप भटूरे खाकर तो देखिए। अरे हम तो किसी भी छोले की सब्जी के साथ कुलचे खा लेते। अरे मैं कह रही हूँ ना, इन छोलों के साथ कुलचे अच्छे नहीं लगते। मैं अगली बार बना दूंगी ना कुलचे, इस बार तो भटूरे खा लीजिए। चल बेटा, भटूरे ही खा लेते हैं, अगली बार कुलचे खा लेंगे।
दिव्या से कुलचे बने नहीं तो उसने भटूरे बना दिए, लेकिन इस पात्र को कावेरी समझ गई थी, इसलिए खाने के बाद वो रसोई में आती है और दिव्या से कहती है, कहाँ गए? क्या कौन कहाँ गए मम्मी जी? अरे जले हुए कुलचे कहाँ गए ये पूछ रही हूँ मैं। आपको पता चल गया मम्मी जी, वो ना मैंने कचरे में डाल दिए। तेरी शक्ल देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुझसे कुलचे नहीं बने। अरे मुझे लगा था कुलचे बनाना आसान होगा, लेकिन जब मैं बनाने लगी ना तो मुझसे एक भी कुलचा ठीक से नहीं बन रहा था। अरे इसीलिए तो कहते हैं कि सास सास होती है। तो देखना अगले संडे मैं बनाऊंगी कुलचे। मेरी एक सहेली है जो बढ़िया कुलचे बनाती है, उससे पूछ लूँगी और देखना कितने अच्छे कुलचे बनते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, देखते हैं। इस बार कुलचे बनाने का मिशन कावेरी ने अपने कंधों पर लिया था और उसे पक्का यकीन था कि उसे इतने सालों का अनुभव है खाना बनाने का, तो उससे तो कुलचे आसानी से बन जाएंगे। इसलिए उसने हफ्ते पहले से ही अपनी सहेली से कुलचे बनाने की रेसिपी लेना शुरू कर दिया। अरे बस इतना ही करना है? मेरी बहू तो खामखा डर रही थी। खैर ठीक है, मैं तो ये आसानी से बना लूंगी। तू देखना इस संडे को मेरे पति और बेटा मेरा हाथ ना चूमे तो कहना। कावेरी को अपने ऊपर बड़ा भरोसा था कि ये कुलचे बनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। उसने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी और रसोई से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। सब लोग बाहर खाने के टेबल पर छोले कुलचे का इंतजार कर रहे थे। आह, क्या खुशबू आ रही है तड़के की। लगता है माँ ने छोले के ऊपर अभी अभी तड़का लगाया है। अरे मैंने तुम्हारी माँ से यूं ही शादी थोड़ी ना की है। उसके तड़के की खुशबू से ही तो मैं उसे इतना पसंद करता हूँ। वाह, ये लो माँ लेकर आ गई सब कुछ। ये लो आपकी पसंद के प्याज के पकोड़े, साथ में मिर्ची के पकोड़े और तड़के वाले छोले, और ये रहे मटर वाले चावल। मटर वाले चावल? अरे जब मैंने छोलों को देखा तो मुझे लगा मटर वाले चावल तो इसके साथ बड़े ही स्वाद लगेंगे। कुलचे तो हम कभी भी खा सकते हैं, आज मटर वाले चावल खा लो, बड़े ही स्वाद लगेंगे। तो चावल और छोले तो कई बार खा चुके हैं हम, हमें कुलचे खाने थे। अरे चावल थोड़ी ना है ये, मटर पुलाव है, खाकर तो देखो क्या स्वाद है। खाओ खाओ। खा ले बेटा, लगता है कुलचे के लिए हमें अगले संडे का इंतज़ार करना पड़ेगा। दिव्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी सास से भी कुलचे नहीं बन पाए हैं। क्या हुआ मम्मी जी, आपके वाले कहाँ गए? अरे मैंने गाय को खिला दिए, आधे जल गए और आधे बने ही नहीं। मैंने कहा था ना कुलचे बनाना इतना आसान नहीं है। अरे मुझे लगा था बड़ा आसान होगा, लेकिन भाई ये कुलचे बनाना तो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अब करे भी तो क्या, इन दोनों से तो कह दिया है कि घर में कुलचे बनाएंगे। अब तो एक ही रास्ता है, काजल। काजल दीदी? काजल दीदी को आते हैं क्या कुलचे बनाना? अरे काजल ने मुश्किल से मुश्किल खाना भी आसानी से बनाना सीखा है, तो ये तो उसे पक्का आता ही होगा। दिव्या और कावेरी ने काजल को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। काजल भी अपनी कुकिंग डायरी को लेकर पहुंच गई अपने मायके। अरे दिव्या, तुम चिंता ना करो, ये मेरी कुकिंग की डायरी है ना, ये सब आसान कर देगी। इसमें से देखकर मैंने बहुत कुछ बनाया है। दीदी अब तो बस आपका ही आसरा है। हाँ काजल, आज तू हमारी लाज रख लेना प्लीज़। अरे आप दोनों चिंता क्यों कर रही हैं? आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इतने अच्छे कुलचे बनाऊंगी कि वो दोनों मेरे कुलचे के दीवाने हो जाएंगे। दीदी की बातों से लग रहा है कि उनकी ये कुकिंग डायरी आज ज़रूर कुछ कमाल करेगी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चल बेटा, हम दोनों छोले बना देते हैं और तू कुलचे बना देना। हाँ ठीक है मम्मा। काजल की कुकिंग डायरी सच में कमाल थी। उसमें कई सारी रेसिपीज़ थी जो बहुत बेहतर थी। काजल ने उस डायरी में से सबसे आसान तरीका निकाला कुलचे बनाने का और बड़े आराम से अपना काम करने लगी। माँ जी, अच्छा हुआ ना हमने काजल दीदी को बुला लिया। हाँ सच कह रही है, आज हम दोनों उससे कुलचे बनाने की रेसिपी ले ही लेंगे। ये लो आ गई दीदी। अरे वाह दीदी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आएंगी क्यों नहीं, आप दोनों का पसंद का खाना जो बनाया आज। अरे आज तो लगता है इच्छा पूरी हो ही जाएगी। हाँ ये देखो, छोले और मक्खन वाली ब्रेड। ब्रेड? इसका मतलब दीदी से भी नहीं बने कुलचे। सत्यानाश हो इन कुलचों का। और ये रहे कुलचे। कुलचे ये कहाँ से आए?
मुझे लगा ही था कि जब आप बाहर से ब्रेड मंगवा रही थी और रसोई से जले हुए कुलचे की खुशबू आ रही थी तो मैंने बाहर से कुलचे ऑर्डर कर दिए थे। अरे वो तो मेरे कुलचे बन ही गए थे बस। काजल रहने दे बेटा, चल खा ले आप कुलचे। अच्छा किया बाहर से ही मंगवा लिया, हम छोले बना दिया करेंगे, आज के बाद कुलचे आप बाहर से ही ले आना। हाँ, इनके चावल भटूरे और ये ब्रेड से तो बचेंगे कम से कम। तुम चुप रहो जी। अरे मजाक था कावेरी, मजाक। ये लो तुम कुलचा लो। महिमा अब भी समय है, ज्यादा देर नहीं हुई है। वंश को चलाने के लिए लड़का ही जरूरी होता है, लड़कियों का क्या है, वो तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन तेरी बेटी दृष्टि भी अपने ससुराल चली जाएगी, फिर बुढ़ापे में कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, कभी सोचा है तुमने? मम्मी जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन किसी दूसरे के बेटे को हम कैसे अपना लें भला? जिस किसी भी बच्चे को हम गोद लेंगे उसकी रगों में तो किसी दूसरे का ही खून होगा ना, और मैं दूसरे के बच्चे को पाल नहीं सकती। हाँ माँ, महिमा ठीक कह रही है। वैसे भी दृष्टि अब 8 साल की हो चुकी है, सब समझने लगी है वो भी। अगर हम बच्चा गोद ले भी लेते हैं तो हो सकता है कि कल को वो भी उस बच्चे को एक्सेप्ट ना कर पाए। अरे वो सब तुम समय पर छोड़ दो, समय के साथ साथ उसे भी सब समझ में आ जाएगा। वसुंधरा अपनी बेटी बहू को रोजाना यही बात बोलती, जिसे गिरीश और महिमा नजरअंदाज करते रहते। फिर एक दिन, तुम लोगों को पता है वो जो हमारे पड़ोस में विमला रहती थी ना, जिसकी सिर्फ 2 बेटियां थी, आज उसकी बंद कमरे में लाश मिली है। जानती हो, उसकी सास ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि किसी लड़के को गोद ले आए, लेकिन उसने अपनी सास की एक ना सुनी, और देखो आज कंधा देने वाला भी कोई नहीं। वसुंधरा की इन बातों का गिरीश और महिमा पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि वो तुरंत ही बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। तकरीबन 3 घंटे की प्रक्रिया के बाद गिरीश 6 साल के हर्ष को संग लेकर घर पहुंचता है। आप यही चाहती थी ना माँ कि हम एक लड़के को गोद ले आए, तो देखिए ये रहा हमारा हर्ष। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब एक काम करते हैं, कल कुछ पंडितों को बुलाकर इसका शुद्धिकरण करा देते हैं। शुद्धिकरण ये क्या होता है? अरे बेटा, अभी तेरी रगों में किसी और का खून है जिसके बारे में हमें कोई खोज खबर भी नहीं है, इसीलिए तू अशुद्ध है। कल जब तेरा शुद्धिकरण हो जाएगा तब तो इस घर का वारिस बन जाएगा। तो क्या कल आप इंजेक्शन लगाकर मेरे शरीर से खून निकाल लेंगे? अरे ना ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे पता है ऐसा ही होगा। मैंने पढ़ा था खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। इसके जरिए जो हमारे शरीर में गंदा खून होता है वो निकाल देते हैं। आप लोग भी कल मेरे साथ यही करोगे ना? हर्ष के मुंह से इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। आप कहाँ से लाए हो इस बच्चे को जो इस उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? कहा था ना कोई मासूम सा बच्चा लाना। महिमा, ये अभी सिर्फ 6 साल का है। अगर मैं इससे भी छोटा बच्चा लाता तो तुम्हें पता ही है छोटे बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें होती हैं। हाँ, लेकिन आपको एक यही बच्चा मिला जो इस उम्र में इतना कुछ समझता है। उससे तो आगे भगवान ही बचाए। मैं दृष्टि के पास जा रही हूँ, आप संभालिए इस शैतान को। अगले दिन पंडित को बुलाकर शुद्धिकरण की पूजा भी करा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी घर का कोई भी सदस्य उसे अपना नहीं पाता। वो घर में सजावट के लिए पड़ी किसी चीज की तरह था। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। समय के साथ साथ हर्ष को भी अपनी और सौतेले में फर्क समझ आ जाता है। अब दृष्टि 9 की और हर्ष 7 साल का हो चुका होता है। दृष्टि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदी है। अब तुम्हें स्कूल बस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा। पापा, मेरे लिए भी आप एक साइकिल खरीद लीजिए। स्कूल बहुत दूर है, मैं आने जाने में थक जाता हूँ। अगर स्कूल इतना ही दूर है तो कल से जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर बैठ जा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अब तुझे भी साइकिल खरीद कर दे सकूं। हर्ष मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। तुम लोग क्यों उसे अपना नहीं पा रहे हो? आखिर कब तक ऐसे ही उसके साथ सौतेलापन का व्यवहार करते रहोगे?
दृष्टि की तरह अब वो भी तुम लोगों का बेटा है। बुढ़ापे में वही तुम्हारा सहारा बनेगा। माँ प्लीज, आपके कारण ही हम इस लावारिस को उठाकर घर लाए हैं। इससे आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बेटा। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो छोड़ आइए इसे वहीं जहां से ये आया था। तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई? जब से आया है तब से लेकर आज तक तुमने उसे कभी एक बाप का प्यार नहीं दिया। जरा सा भी तरस नहीं आता तुम्हें उस पर। माँ प्लीज, ये सब बातें आप मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा। 2 दिन बाद आज हर्ष बहुत खुश होता है और उछलते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ मेरा रिजल्ट आ गया। देखिए मैंने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया है। तुम मुझे क्यों माँ बुला रहा है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझा? अरे क्यों डांट रही है बच्चे को? माँ ही तो है तू उसकी। सगी माँ नहीं हूँ मैं इसकी, जो ये इस तरह बार बार मुझे माँ माँ बुलाता रहता है। ये सगी माँ कौन होती है? क्या माँ भी कभी सगी और पराई होती है? लो फिर शुरू हो गया। माँ जी, आपने ना इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। अब आप ही संभालिए इसे। दृष्टि स्कूल से आती होगी, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। इतना कहकर महिमा वहां से चली जाती है। दादी, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? सब दीदी से ही क्यों प्यार करते हैं? अरे ना ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दृष्टि बड़ी है ना, इसलिए बस सबको उसकी फिक्र लगी रहती है। फिक्र और प्यार दोनों में अंतर होता है दादी। मम्मी पापा ना तो मेरी फिक्र करते हैं और ना ही मुझसे प्यार। 7 साल के बच्चे की ये बातें सुनकर वसुंधरा खामोश खड़ी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बोले भी तो क्या। इतने में ही वहां दृष्टि भी आ जाती है। मम्मी पापा मुझसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी हूँ, और तुम्हें तो वो अनाथालय से उठाकर लाए हैं। दृष्टि, कितनी बार समझाया है, इस तरह बात नहीं करते। छोटा भाई है वो तुम्हारा। ये मेरा कोई भाई नहीं है। दीदी, मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, तो मेरा भी तो आप लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसके बाद भी जब मैं आप लोगों का स्वीकार कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं अपना रहे मुझे? शोर सुनकर गिरीश और महिमा भी बाहर आते हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है ये सब? देखिए ना पापा इस लड़की को। क्यों रे हर्ष, आप कौन सा ज्ञान झाड़ रहा है तू? मैंने तो बस छोटा सा सवाल ही पूछा था दीदी से। अगर उनके लिए मैं कोई गैर हूँ, तो आप कौन से मेरे सगे हैं? उसके बाद भी जब मैं आपको अपने जन्मदाता की जगह दे सकता हूँ, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर्ष के इन सवालों से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वसुंधरा अपने आंसू पोंछते हुए गिरीश और महिमा से सवाल करती है। अब क्यों चुप हो तुम लोग? जवाब दो ना इस बच्चे के सवाल का। हर्ष के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। गिरीश और महिमा बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ये लड़का तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है। कहीं हमने इसे गोद लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा ही रहा तब तो ये हमारी बेटी का हक छीन लेगा और पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। तुम सही बोल रही हो महिमा। हमें जल्दी से इस लड़के का कुछ करना होगा। ये हमारी बेटी के लिए खतरा हो सकता है। अगले दिन, हर्ष बेटा कहाँ हो? चलो आज हम तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलते हैं। सच में माँ, हम घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हर्ष भागते हुए अपने रूम में तैयार होने जाता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आता है, जहाँ गिरीश और महिमा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मी पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम तुम्हें मेला दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। कल तुम्हारे सवालों ने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए अब हम तुम्हें अपने सगे बेटे जितना ही प्यार देंगे। हर्ष ये सब सुनकर बेहद खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसके बुरे दिन जा चुके हैं, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी किस्मत में आखिर आगे क्या लिखा है। वे सब मेले में पहुंच जाते हैं। हर्ष बेटा, झूला झूलोगे? हाँ मम्मा, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम जाकर झूला झूल लो, हम लोग तुम्हारा यहीं इंतजार करते हैं। हर्ष चला जाता है। यही अच्छा समय है, अब हम घर चलते हैं। इसका काम तो हो गया। सही कहा तुमने,
मेला घर से इतना दूर है कि ये वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। गिरीश और महिमा वहां से चले जाते हैं। हर्ष जब वापस लौटता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो पागलों की तरह अपने परिवार वालों को ढूंढता है। कुछ घंटे ढूंढने के बाद जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसे सब समझ आ जाता है। अब वो करता भी तो क्या, न घर का पता मालूम था, ना ही कोई फोन नंबर। थक हार कर वो वहीं बैठ जाता है। तुम दोनों तो हर्ष को मेले पर लेकर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए? और हर्ष कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा? माँ, वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने की बहुत जिद कर रहा था, तो हम उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आ गए हैं। कुछ दिन के बाद आ जाएगा, आप परेशान ना हो। वसुंधरा को दाल में कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और सीधे अपने रूम में चली जाती है। महिमा, माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। महिमा सिर हिलाकर हाँ कहती है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब हर्ष वापस नहीं आता, तब वसुंधरा अपना फोन उठाकर हर्ष के दोस्तों को फोन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि हर्ष तो कभी अनाथ आश्रम गया ही नहीं था। गुस्से से आग बबूला होकर वसुंधरा गिरीश और महिमा के कमरे में जाती है। हर्ष तो अनाथ आश्रम गया ही नहीं, फिर तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहाँ है मेरा पोता, बताओ मुझे। माँ जी, वो आपका पोता नहीं है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब दो। माँ, वो हम लोग हर्ष को उस दिन मेले में ही छोड़कर आ गए थे, हमें नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। क्या? उस छोटे से बच्चे को तुम मेले में ही छोड़कर आ गए, ये जानते हुए भी कि वो अभी सिर्फ 7 साल का है? बेचारे किस हाल में होगा वो मासूम। तो और क्या करते मम्मी जी, उसका ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने। हम क्यों भला किसी और के बेटे के लिए अपनी बेटी का हक मारे। इस घर, परिवार और हमारे प्यार पर सिर्फ दृष्टि का हक है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम भी कोई मेरे सगे बेटे नहीं हो। ऐसे ही किसी अनाथ आश्रम से मैं तुझे लेकर आई थी। अगर उस समय मैं भी यही करती तो आज तुम भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों की सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। वसुंधरा की बातों से दोनों का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो चुका होता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों हर्ष को ढूंढते हुए उसी मेले की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिवाय सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आता। अगले दिन गिरीश और महिमा फिर से उसी मेले में हर्ष को ढूंढने जाते हैं। क्या हुआ साहब, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? कुछ दिन पहले हमारे साथ एक बच्चा आया था ना, जिसने झूला भी झूला था। आपने उसके बाद से कहीं देखा उसे? नहीं, उसके बाद मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन उस दिन बहुत रो रहा था बेचारा। रात तक यहीं बैठकर रोता रहा, फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। गिरीश और महिमा आगे बढ़ते हुए फिर किसी से पूछते हैं। आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो ना, वो तो 2 दिन पहले ही मर चुका है। बेचारा पिछले कई दिनों से यहाँ रोज आकर अपने मम्मी पापा को ढूंढता था। कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था उसने। फिर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। 7 साल की मासूम की मौत के बारे में सुनकर गिरीश और महिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी घटिया सोच आज एक मासूम की मौत की वजह बन चुकी थी। क्या गिरीश और महिमा का एक 7 साल के बच्चे को लेकर ऐसा बर्ताव उचित था? गोद लिए हुए बच्चे को अपनाने के बाद भी आखिर क्यों उन पर सौतेले और अनाथ होने का टैग लगा दिया जाता है? क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं? दिलों के रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता? आइए आपको ले चलते हैं महिमा के घर, जो फिलहाल तो बड़ा शांत शांत लग रहा था। घर से अगरबत्ती की महक आ रही थी, पर इसी घर से बस 2 मिनट बाद चीखने चिल्लाने की आवाजें आने वाली है। अपनी पूजा खत्म कर महिमा रसोई खाना बनाने जाती है। आज तो बड़ी लेट हो गई, 10:30 बज गए। 11 बजे तो ये दुकान के लिए निकल जाएंगे। आधे घंटे में क्या बनाऊं? पोहा बना देती हूँ, राहुल को भी पसंद है, पूजा भी खा ही लेगी। महिमा पोहे के लिए टमाटर मिर्ची कट कर रही थी कि तभी खिड़की से प्याज का छिलका उड़कर अंदर आ जाता है। अपने काम में लगी महिमा का ध्यान उस छिलके पर नहीं जाता और वो पोहा बनाती रहती है। तभी वो छिलका उसके पैर के नीचे आ जाता है और वो चीख पड़ती है।
पैर के नीचे क्या आ गया? कच्ची आवाज आई, कहीं कोई चिलचट्टा तो नहीं? हे भगवान, राम राम राम। कितनी बार बोला पूजा के पापा को लक्ष्मण रेखा ले आइए, रसोई में चिलचट्टे हो गए, पर नहीं, इनको तो फोन से ही फुर्सत नहीं है। अरे पूजा इधर आ, तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, जरा देख तो मेरे पैर के नीचे क्या आ गया, मुझसे तो देखा भी नहीं जाएगा। पूजा अपने कमरे से भागती हुई रसोई में आती है। कहाँ कुछ है मम्मी? बेकार में ही चिल्लाती हूँ, मेरा तो हार्ट फेल हो जाता है, कोई चिलचट्टा नहीं है यहाँ। हे भगवान, अच्छा हुआ बच गए, पाप नहीं लगा मुझे, वो ज़रूर भाग गया होगा। आप उस पर चढ़ गई और वो जिंदा बचा होगा कि भाग पाए? अरे वो ज़रूर मरकर आपके पैर के नीचे चिपका हुआ होगा, ज़रा दिखाना तो पैर। कांपती हुई महिमा अपने पैर अपनी बेटी को दिखाती है और अपनी माँ के पैर के नीचे से प्याज का छिलका अलग करते हुए पूजा कहती है, कोई चिलचट्टा नहीं है मम्मी, यहाँ तो प्याज का छिलका है। प्याज हमारे घर कहाँ से आया? आप प्याज इस्तेमाल कर रही हो मम्मी? अरे पागल हो गई है क्या? ये तू क्या कह रही है? तेरे पापा ने सुन लिया ना तो तेरे साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। तभी खिड़की से और प्याज के छिलके उड़कर अंदर आ जाते हैं। ये नाश पीटी बंगालन मेरी जान खाकर ही मानेगी। कितनी बार मैंने बोला है इसे कि अपना कचरा कचरे वाले डिब्बे में डाला कर, पर नहीं, इसे तो हमारे घर के आगे ही अपने घर का कचरा डालना होता है। उड़कर आ गए ना प्याज के छिलके रसोई में। ये लो मम्मी बेलन, और पूजा कर दो उस पड़ोसन की। और हाथ में बेलन लेकर महिमा अपनी पड़ोसन मोमिता के घर पहुंच जाती है। अरे बंगालन, बाहर आ, तुझे पता है ना हमारे घर में ये प्याज लहसुन नहीं चलता, तो क्यों फेंके तुमने प्याज लहसुन के छिलके मेरे घर के बाहर? हैं? मेरे घर के नियम भंग करना चाहती हो तुम? इस बार तुम्हारे घर के बाहर फेंका है, अगली बार अंदर फेंक दूंगी, बोला आया। ये मोहल्ला किसी के बाप दादा का नहीं है जो मेरे को रोके, आने दीजिए उनको, बताता है मैं फिर। तभी जिम से लौटता हुआ राहुल अपनी माँ को ममता से लड़ता देख लेता है और बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अरे क्या सुबह सुबह तुम पड़ोसी के मुंह लग रही हो? मम्मी अंदर जाओ। हाँ हाँ ले जाओ, इस मोटा औरत को ले जाओ अंदर। मोटा नहीं मोटी होता है आंटी जी, आप पहले बोलना सीख लीजिए। और आप जिस हिसाब से सोसाइटी गंदी करी है ना, सेक्रेटरी से बात मैं करके रहूँगा। प्याज का छिलका नहीं, हो गया कोई एटम बॉम्ब। महिमा से पूजा, पूजा से राहुल, अब बचे थे तो घर के और 3 लोग, तो उन तक तो बात पहुंचनी ही थी। सब आपकी ही गलती है। क्या ज़रूरत थी रसोई की खिड़की खुला रखने की? ना खिड़की खुली रहती ना ये सब होता। आप तो बस मुझे ही हर बात पर गलत कहिए। इस बार गलती उस बंगालन की थी। जब बहू घर पर थी तो हर चीज़ का इल्ज़ाम तुम उसके सर मार देती थी, और आज वो नहीं है तो पड़ोसन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अच्छा याद दिलाया आपने। ये शिल्पा जाकर अपने मायके में बस गई है क्या? पूजा ज़रा अपनी भाभी को कॉल करो और यहाँ बुला, इतना बड़ा मसला हो गया है यहाँ, और घर की बहू घर पर नहीं है। राहुल खड़ा ये सब गौर से देख रहा था और अपनी किस्मत पर रो रहा था, और टेंशन से कहीं उसका माथा फट ना जाए, इसलिए वो शाम को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाता है। ये वेटर ना आज मुझसे पीट जाएगा। अरे भाई कितनी देर लगेंगे प्याज के पकौड़े लाने में? चाय ठंडी हो रही है यहाँ। एक बात बताओ प्रिया, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं भाई, मैं तो 7 साल से बस टाइम पास कर रही हूँ, टी पी। वेल्ला समझाए क्या मुझे? तो अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो छोड़ दो प्याज व्याज। क्या क्या क्या? 1 मिनट, क्या कहा तुमने? प्याज छोड़ दूँ? मैं तुम्हें ना छोड़ दूँ? वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि हर जन्म में शादी की ही जाए। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या प्रिया? सिर्फ प्याज के छिलके के कारण आज सुबह से मेरे घर का माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। हर रोज़ इस बात पर कोई ना कोई बहस हो ही जाती है। कोई भी हमारे घर में प्याज नहीं खाता, और प्याज आना तो दूर, प्याज की बात करना भी मना है। और एक तुम हो जो बिना प्याज के खाना खा ही नहीं पाती। तुम हमारे घर पर कैसे मैनेज करोगी? अरे यार, तुम अपने घर पर हमारे रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर दो, बाकी मैं देख लूँगी, छिप कर खा लूँगी प्याज, किसी को नहीं पता चलेगा। डोंट वरी बाबा। पर प्लीज़ तुम अपने परिवार वालों को अच्छे से समझा देना कि मेरे घर वालों के सामने भूल कर भी प्याज का नाम ना ले। अच्छा ठीक है, लहसुन का नाम लूँगी। प्रिया। और जैसा राहुल ने बताया था, प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपने पूरे घर से प्याज का नामो निशान हटा देती है, और फिर पहुंचते हैं उसके घर राहुल के परिवार वाले। दोनों परिवार का मिलना तो फॉर्मेलिटी मात्र रह गया है बहन जी। बच्चों ने तो पहले ही एक दूसरे को फाइनल कर लिया है। वो तो है ही बहन जी, आजकल परिवार वालों को सब कुछ बिल्कुल अंत में ही पता चलता है। पर शादी 2 लोगों में नहीं, 2 परिवारों में होती है। आपको भी अपनी बहू में कुछ चीज़ें चाहिए होगी जो शायद प्रिया में ना हो, पर मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो पूरी कोशिश करेगी कि आपका मन रख सके।
बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरी बेटी को कुछ खिलाने की ज़िद मत कीजिएगा। मेरा मतलब है शुरू से ही हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं चलता ना। प्रिया को तो प्याज की स्मेल से ही उल्टी आने लगती है। ये सब क्या बोल रही हो तुम मम्मी? राहुल के घर में तो ये सब बनता ही होगा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए प्याज के साथ खाना। हाँ, मैं खुद नहीं खाऊंगी पर बना तो दूंगी ही। अरे वाह प्रिया, तुमने तो 1 करोड़ की बात कह दी। मम्मी जी के मन में पूरे रास्ते यही डाउट चल रहा था कि अगर प्रिया प्याज खाती होगी तो हम क्या करेंगे, पर तुम्हारे घर में तो प्याज चलता ही नहीं। पंडित जी ने तो मुझे पहले ही कहा था, इतने अच्छे कर्म है मेरे कि मेरी बहू मेरे पसंद अनुसार ही आएगी। अब आप तो सीधा शादी की तारीख निकलवाइए समधन जी। प्रिया और उसकी माँ ऐसी एक्टिंग करती है कि किसी को ज़रा भी शक नहीं होता और प्रिया की शादी राहुल से हो जाती है और बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। 2 दिन तो प्रिया वर्ल्ड बेस्ट बहू बनकर अपने ससुराल में रहती है, पर तीसरे दिन कितने चक्कर काटोगी कमरे के? क्या हो गया, क्या सोच रही हो तुम? दिन में 3 टाइम प्याज खाने वाली लड़की ने 2 दिन से प्याज नहीं खाया। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। अरे मेरी माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? दरवाज़ा बंद करता हूँ मैं, अगर किसी ने सुन लिया तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अपना टिफिन उठाओ और ऑफिस जाओ तुम। मेरी क्रेविंग के लिए ऐसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान मत दो, देख लूंगी मैं मुझे क्या करना है। प्रिया दिमाग लगाती रहती है और दोपहर हो जाती है। उस वक्त पर घर पर कोई भी जेंट्स नहीं होता। पूजा दीदी तो सो रही है। अगर मैं मम्मी जी और शिल्पा भाभी को बाहर भेज दूँ तो उनके पीछे से मैं प्याज के पराठे बनाकर खा सकती हूँ, ये सही रहेगा। प्रिया अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे कहती है, कहाँ हो भाभी, इतनी बड़ी सेल लगी है बाजार में। सेल नहीं, महा सेल, सब कुछ 60% के डिस्काउंट पर। बताओ, सेल लगी है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। फ़ायदे की बात तो कोई इस घर में मुझे बताता ही नहीं। अभी भी देर नहीं हुई मम्मी जी, अभी तो 2 ही बजे हैं। सेल तो 6 बजे तक होगी। आप और भाभी चले जाइए, मैं तो यहाँ हूँ ही, घर संभाल लूँगी। प्रिया की बात मानकर उसकी जेठानी और सास शॉपिंग पर चली जाती हैं और उनकी गैर मौजूदगी में प्रिया बनाती है प्याज के पराठे। पर वो बेचारी पराठे का पहला निवाला खाती है कि उसकी ननद नींद से जाकर बाहर हॉल में आ जाती है। ये क्या किया भाभी आपने? हमारे घर में प्याज के पराठे बना लिए? मुझे लगा ये स्मेल हमारे पड़ोसियों के घर से आ रही है, पर आग तो अपने घर पर ही लगी पड़ी है। नहीं 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 भाभी, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे ये बात मम्मी को बतानी होगी। अब जो होना था वो तो हो गया दीदी, पराठे बन गए और मैंने टेस्ट भी कर लिए। बाकी आप मम्मी जी को बोल ही दोगी तो हंगामा तो होना ही है, और जब हंगामा होना ही है तो एक बाइट ले लो ना। मैं नहीं नहीं भाभी, मम्मी को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगी। अरे पर उन्हें बताएगा कौन? अच्छा टेस्ट तो करो, अच्छा नहीं लगा तो थूक देना बस। पूजा एक को ट्राई करने जाती है कि पूरा पराठा खा जाती है। ये क्या बवाल चीज़ बनाई है भाभी आपने। एक और मिलेगी क्या? दोनों ननद भाभी मिलकर प्याज के पराठों का मज़ा उठाते हैं और इस तरह प्रिया अपने ससुराल में अपनी ननद को भी अपनी पार्टी में मिला लेती है। अब अपने ससुराल वालों के सामने तो प्रिया बिल्कुल उन्हीं के जैसी बनी रहती, पर जैसे ही उसके ससुराल वाले बाहर जाते तो वो अपनी ननद के साथ मिलकर प्याज के पराठों का लुफ्त उठाती रहती। एक रोज़ प्रिया किचन में काम कर रही थी कि मोमिता अपनी खिड़की से उसे आवाज़ देती है, कोई सा है बेटा तुम, कभी आओ खाने पे। ये तो वही आंटी है जो हमारे घर के बाहर प्याज के छिलके फेंक देती है। ये एक अच्छा मौका है एक और विकेट गिराने का। शाम को आती हूँ आंटी जी। तुम्हारे सामने कितनी भूली बन रही है आंटी जी, 1 नंबर की तेज़ तर्रार है। मुझसे क्या छुपा है भाभी, राहुल ने तो मुझे सब बताया ही है, पर पड़ोसियों के साथ बैर करने का क्या फ़ायदा। लड़ाई से आंटी समझने वाली भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ शाम को मैं और आप दोनों उनके घर चलते हैं और वहीं उन्हें प्यार से समझा भी देंगे कि वो हमारे घर के बाहर कचरा ना डाले। इससे ना रोज़ रोज़ का कलेश खत्म हो जाएगा। तुझे ना पॉलिटिक्स में होना चाहिए था प्रिया, क्या दिमाग लगाती है तू। पर हम मम्मी जी को क्या कहेंगे? अरे मैं कह दूंगी ना कि मैं भाभी के साथ गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। और शाम को प्रिया शिल्पा के साथ पहुँचती है मोमिता के घर, जहाँ वो उन दोनों को चाय के साथ आलू के पकौड़े परोसती है। क्या स्मेल है, हमारे बनाए पकोड़े में ना ऐसी स्मेल आती नहीं आंटी जी। एक्चुअली सुन के ही मुंह में पानी आ गया, खाऊंगी तो मेरा तो मन भी नहीं भरेगा इतने से आंटी जी। सच्ची बेटा, थैंक यू, तुम खाओ, होम और लाता है।
शिल्पा एक एक करके पकोड़े खाती जाती है और प्रिया ये सब देखकर हैरान थी, क्योंकि आलू के पकोड़े के मसाले में प्याज और लहसुन भी थे। भाभी ने अगर बचपन से प्याज नहीं खाया है तो इन पकोड़ों को खाकर उन्हें उल्टी क्यों नहीं आ रही? वो तो इतने शौक से ये पकोड़े खा रही है, मानो प्याज उनका फेवरेट हो। भाभी, इन पकोड़ों में प्याज है, आप तो प्याज नहीं खाती, फिर आज कैसे? मुझे देखिए, मैं तो इन्हें छू भी नहीं पाई। छी, स्मेल कितनी अजीब है इनकी, आपसे कैसे बर्दाश्त हो रही है? ओ डाडा, हम तो भूल ही गया था, तुम लोग प्याज नहीं खाता। सुन लिया आपने, उन पकोड़े में प्याज था। ये क्या कर दिया भाभी आपने? घर पर पता चला तो अंदाजा भी है आपका क्या होगा। ये सुनते ही शिल्पा थर थर कांपने लगती है और रोते हुए कहती है, वो क्या है ना प्रिया, मैं प्याज खाती हूँ, प्याज के पराठे, प्याज के पकोड़े, यहाँ तक कि प्याज का अचार भी। यहाँ तो जब भी बाहर निकलती थी तो मम्मी जी के साथ ही निकलती थी, तो अपनी मर्जी का कुछ खा भी नहीं पाती थी, इसलिए ना मैं बीच बीच में अपने मायके चली जाती हूँ। ये बात मैंने अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखी है, प्लीज़ तुम किसी को मत बताना। प्याज खाने से कोई पाप थोड़ी ना लगता है भाभी, और हम कौन सा किसी को ज़बरदस्ती प्याज खिला रहे हैं। हम तो बस खुद प्याज खाने की आज़ादी चाहते हैं, पर हमें उसके लिए पहले मम्मी जी को मनाना होगा और इसके बाद पापा जी तो मान ही जाएंगे। अगली सुबह सास और दोनों बहुएं मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी बातों बातों में शिल्पा अपनी सास से कहती है, आपके पिताजी तो वैद्य थे ना मम्मी जी, और आयुर्वेद में तो लहसुन औषधि की तरह इस्तेमाल की जाती है, आपने तो प्याज लहसुन देखा ही होगा। हाँ, मेरे पापा तो खाली पेट लहसुन की कलियां निकल जाते थे, और प्याज से ना लू नहीं लगती। देखा जाए तो फ़ायदे बड़े हैं इन चीज़ों के। मेरी माँ बनाती थी भिंडे और प्याज की सब्ज़ी खाकर मज़ा ही आ जाता था। पर जिस दिन ब्याह कर यहाँ आई, उस दिन रसोई में प्याज के पराठे बन रहे थे। मेरी दादी सास ने खाए और खाकर परलोक से धार गई। बस उसके बाद से इस घर में कोई प्याज का नाम भी नहीं लेता। अच्छा, तो ये बात है। 105 साल की औरत की मौत का जिम्मेदार प्याज को ठहरा दिया गया, जबकि पराठे में आटा भी था। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। महिमा को रात को बड़ी तेज़ भूख लगती थी और सभी के सोने के बाद वो 12 बजे जाकर रसोई में 1-2 पराठे खा ही लिया करती थी। पर आज नॉर्मल पराठों की जगह प्रिया प्याज के पराठे रख देती है और सभी मिलकर महिमा के रसोई में जाने का इंतज़ार करते हैं। बहुत रिस्की हो सकता है भाभी ये सब। प्याज का सिर्फ छिलका देखकर मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अगर पराठा टेस्ट करके वो चिल्लाने लगी तो क्या होगा? पापा के कमरे में नॉइज़ कैंसलेशन लगा हुआ है, रात तो गुजर ही जाएगी। बाकी मैंने बैग अभी तक अनपैक नहीं किया है घर से निकाली गई तो वो बैग लेकर निकल लूँगी। प्रिया अभी भी निश्चिंत थी। वहाँ रसोई में महिमा पराठे लेने जाती है। ये पराठे ज़रा मोटे से लग रहे हैं और इनमें से तो प्याज की महक भी आ रही है, पर हमारे घर में प्याज कहाँ आएगा। आज सुबह से माँ के हाथ की प्याज और भिंडी को याद कर रही हूँ ना, इसीलिए शायद उसकी महक आ रही होगी। 36 साल हो गए शादी को, अब तो प्याज की महक भी भूल चुकी हूँ मैं। और महिमा खुद में बड़बड़ाती हुई सॉस के साथ 2 की जगह 4 पराठे खा लेती है। जैसे ही पराठे खत्म होते हैं, प्रिया अपनी गैंग के साथ रसोई में धमक जाती है और अगली सुबह प्रिया की गैंग में एक नया मेंबर यानी कि सास भी जुड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ससुर जी से इस बारे में बात नहीं करूँगी। ऐसे वो आदमी दिमाग का पैदल है, पता चला बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और इस उम्र में तलाक लेती मैं अच्छी भी नहीं लगूंगी। प्रिया के साथ रह रहकर आपका ह्यूमर बहुत डार्क हो गया है मम्मी, पर फ़ायदा अभी दिमाग यहाँ नहीं वहाँ चलाने में है। कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। और पूरा परिवार एक साथ एक कतार में महेश के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये गलत है पापा। क्या गलत है बेटा? प्याज भी तो सब्जी है ना पापा, तो उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आपकी दादी को तो प्याज सबसे ज़्यादा पसंद थे। 105 साल की उम्र में अपने बर्थडे के दिन अपना फेवरेट खाना खाकर परलोक सिधारी हैं वो। जीते जी उन्होंने कभी किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं टोका। कितना बुरा लगता होगा उन्हें कि उनके नाम पर इस घर के बच्चों को मन मार कर रहना पड़ता है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है पापा। कभी कभी मीटिंग होटल में होती है जो 6-7 घंटे चलती है, जहाँ सब आराम से रेस्टोरेंट का खाना खा पाते हैं, पर मैं नहीं खा पाता। और पूजा पाठ की हमारी रसोई तो ऐसी भी अलग है, प्याज हम दूसरी रसोई में बनाएंगे। हे भगवान, मैं तो डर ही गया था।
मुझे लगा इन लोगों ने मुझे पराठे गली में प्याज के पराठे खाते देख लिया होगा। बहू की बात सही है और तुम सबकी बात भी सही है। पुरानी बातें भूलकर इस प्याज के बैन को हटा देते हैं। तो जाओ बहू, आज सभी के लिए प्याज के पराठे बना लो और हाँ, हमारी पड़ोसन को भी बुला लेना।